ज़ेलेंस्की उस किस्म का बच्चा है जिसके मम्मी ने उसे कभी नहीं बोला चुप कर। ये राहुल गांधी की तरह है, जो भी वो बकता था मम्मी बोलती थी ओ माय गॉड सो क्यूट बेटा। पहली बार उसके ज़िंदगी में किसी ने उसके बदतमीजी को कॉल आउट किया है। तो अगर उधर अमेरिकन कंपनीज गए तो रूस उस पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस को पता है एक भी अमेरिकन अगर मरेगा तो वो रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा। इन लोगों ने कभी भी यूक्रेन को इतना हथियार नहीं दिया है कि वो जीत पाए। वो घुट घुट के मारना चाहते हैं ताकि ये युद्ध जितना लंबा चल सके। है आज की जो यूके की जो सेना है वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साइज का है। फ्रांस के पास आपको पता है कितने तोप हैं? अनुमान लगा लीजिए कितने तोप होंगे। 2070 हैं? 70 तो हमारे योगी जी के पास होगा मुझे लगता 70 तो योगी जी के पास तोप होंगे भाई। कोई भी अच्छा एयरफोर्स जो होगा उसके पास 2 से ज्यादा टाइप नहीं होगा। अमेरिकन एयरफोर्स देखेंगे बस F-15 है और F-35 है। नेवी को देखेंगे तो F-35 है और F-18 है। रूस के पास भी 2 ही है। हिंदुस्तान वो चमत्कारीन देश है जिसमें 10-15 किस्म के एयरक्राफ्ट। MiG-21 है, पिछले साल तक MiG-27 था आपका। MiG-27 का एग्जैक्ट कॉपी वेस्टर्न कॉपी था जैगुआर। जो MiG-27 करता था वो जैगुआर भी करता था, पर हमको 2 एयरक्राफ्ट चाहिए। MiG-29 है, MiG-25 भी था बीच में, वो निकाल दिया, ठीक है। Su-30 है, फिर मिराज 2000 है, फिर राफाल है, ठीक है। यू नाउ हैव 7 काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट। नेवी में यू हैव अनदर MiG-29, यू आर गोइंग टू गेट 1 मोर राफाल, और आप एक और एयरक्राफ्ट कैरियर में तेजस लगाने। उनको लगता है कि DRDO जब भी एक पेपर पब्लिश करता है ना, वो जो भी लिखा है उधर वो साक्षात सच है। हर चीज देश के खिलाफ षड्यंत्र है। आप नालायक नहीं हो, आप वो स्टूडेंट हो जो सदियों से 0 मैथ्स में ले आ रहा है, पर आप में कोई गलती नहीं है। स्कूल खराब, आप तो जीने से स्कूल खराब है, टीचर चुड़ैल है। इट इज अ लाउजी एयरक्राफ्ट। अगर ये हमको 40 साल पहले मिल जाता, इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। डेटरेंस का क्या वैल्यू है? जब रखते हैं तब आप पे कोई हमला नहीं करेगा। आप इसको मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि जब आपके पास नहीं होगा तब आप तबाह हो जाएंगे। यूक्रेन जैसे अपना न्यूक्लियर वेपन्स दे दिया। कल्याणी ने बहुत अच्छा तोप मैन्युफैक्चर किया है, टाटा ने भी तोप मैन्युफैक्चर किया है। नहीं, आप कोरियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, क्यों? आपको पता है आपके तोप लोकली टेस्टिंग अलाउड नहीं है। टेस्टिंग के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि DRDO उनको ग्राउंड्स पे टेस्टिंग नहीं करने देता है तोप रेंज। ये तो वही मोनोपोली एक तरह से। मोनोपोली नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। नमस्कार दोस्तों, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारे साथ पुनः अभिजीत अय्यर मित्रा है और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं US इंडिया रिलेशंस के ऊपर। उसके साथ ही अभी जो ज़ेलेंस्की ने US में किया है या US ने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया है वो भी हमारी चर्चा का विषय रहेगा। साथ ही रक्षा मामलों को लेकर के ये F-35, Su-57 और तमाम तरह के कि हम लोग जेट इंजन जो है खुद भारत में क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लंबे समय से हमेशा विदेशों के ही ऊपर निर्भर क्यों रहना पड़ रहा है। हमारा तेजस प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, जिसके ऊपर एयर चीफ मार्शल ने अभी ही थोड़ी तल्ख टिप्पणी आप कह सकते हैं कि दी है। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। यीशु की कृपा आप पे बनी रहे। सबसे पहले तो ज़ेलेंस्की वाला जो कांड कह लीजिए या विवाद कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट कि ये ट्रैप था जो सेटअप किया गया था और EU वांटेड कि ऐसा हो, US इस तरह से रिएक्ट करे। दोनों तरह से बोल रहा है कि उसने इसको ट्रैप किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ट्रंप और वैंस जो है वो बैठे हुए थे कि हम इसको इस तरह से फंसाएंगे। तो देखिए इसमें क्या था कि ज़ेलेंस्की उस किस्म का बच्चा है जिसके मम्मी ने उसे कभी नहीं बोला चुप कर। वैसे ना ये राहुल गांधी की तरह है, जो भी वो बकता था मम्मी बोलती थी ओ माय गॉड सो क्यूट बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पहली बार उसके जिंदगी में किसी ने उसके बदतमीजी को कॉल आउट किया है। अब देख लीजिए, ये ना बोल रहे हैं कि 49 मिनट्स का मीटिंग था और ये 9 मिनट पर ही शुरू हुआ था। पहले 40 मिनट ठीक था, पहले 40 मिनट ठीक नहीं था। वो बार बार हर 10 मिनट पे वो बदतमीजी किए जा रहा था। पहली बार क्या हुआ कि कोई भी उसको कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, सब के सब ट्रंप को सवाल पूछ रहे थे। वो हर बार अपना हाथ उठा के बोलता था मैं भी इसका उत्तर देना चाहता हूं। नंबर 1।
नंबर 2, बीच में क्या हुआ कि जब ट्रंप ने फिर समझौता क्या कि आप आके डील साइन करेंगे, मिनरल्स डील जो है। मिनरल्स का जो डील साइन करेंगे। इसके लिए स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पहले कीव गए थे नेगोशिएट करने के लिए। वो मीटिंग में प्रस्तुत ही नहीं हुआ, सो गया था वो। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरे टाइम फिर से मीटिंग रीशेड्यूल करना पड़ा, फिर आके तब मीटिंग में भी सो गया वो। और बहुत स्कॉट बेसेंट ने बोला कि ये बहुत रूड था मेरे साथ। उसके बाद म्यूनिक जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, उसमें जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो और उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उन दोनों से मुलाकात हुई थी। उसने बोला था हाँ मैं इसको साइन करूँगा, पर आप मेरे को थोड़े 2-3 दिन दे दीजिए। मैं अपने संसद, क्योंकि बिना अपने संसद के सहमति के बिना मैं ये नहीं कर सकता हूँ। क्या कहता है, बिना अपने संसद से बोले ही वो ये यूक्रेन के न्यूज़पेपर पे टिप्पणी दे रहा है कि भाई मैं इसको कभी साइन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना। अब क्यों? अब देखिए ये बेसिक क्या है, ये बार बार सिक्योरिटी गारंटी बोलते रहता है ना। ये ट्रंप का सिक्योरिटी गारंटी है, क्योंकि वो जो सब मिनरल्स हैं वो लुगान्स, दनियत्स और उसके पास वाले इलाके में हैं। तो अगर उधर अमेरिकन कंपनीज गए तो रूस उस पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस को पता है एक भी अमेरिकन अगर मरेगा तो वो रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा। तो आप सोचिए, जो बंदा सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है उसको सबसे अति उत्तम सिक्योरिटी गारंटी दिया जा रहा है, फिर भी वो बंदा ना क्यों बोल रहा है? ठीक है, क्यों वो ना बोल रहा है? वेरी सिंपल। उसको क्या चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी, उसको शॉर्ट टर्म में कुछ चाहिए। शॉर्ट टर्म में उसको क्या चाहिए? जो भी उसको लेना है पश्चिमी देशों से, वो चाहता है कि जो भी रूसी माल सीज हुआ है, यानी कि फ्रीज हुआ है, सीज नहीं हुआ जहाँ है, पे भी हैं, हाँ। जहाँ भी फ्रीज हुए हैं उनको सीज करके दिया जाए। तो इसका पैसा मैं बांटूंगा नहीं, इसका पैसा हम यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो रूसी एसेट्स हैं उसी पैसे से हम अमेरिका और यूरोप का जो कर्ज है वो पे ऑफ करेंगे करके। तो ये बैकग्राउंड है। फिर क्या होता है कि वो मान लेता है फाइनली कि मेरे को ये डील साइन करना है। अब डील ये तो कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। मैं, अगर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया इस चैनल पे अपीयर होने के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट अपने इधर साइन करके मेरे ड्राइवर के द्वारा इधर भेज सकता हूँ, आप साइन करके फिर फोटोकॉपी मेरे को भेज देंगे। कुछ भी नहीं हुआ है उस पर। उसी ने बोला है कि मेरे को वॉशिंगटन आना है तमाशा करने के लिए। अब ट्रंप ने बोला ठीक है, अच्छा लगेगा, सब सेरेमनी होगा, हम बैठ के साइन करेंगे। अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैंने ये चीन का जो रेयर अर्थ का जो मोनोपोली है उसको तोड़ा है, और ये ठीक है, आता है। उसके बाद डील के सिवाय बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, उसमें भी क्या है कि जब राष्ट्रपति ने आपको सिक्योरिटी गारंटी के बेसिस पर ही आपको ये डील दे रखा है, आप बोलते रहते हो नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को क्या सिक्योरिटी गारंटी देंगे? फिर उनका अपमान भी करता है और बोलता है कि उन्होंने फैक्ट चेक किया बीच में 20 मिनट 24 मिनट्स पे, अगर आप देखेंगे पूरा फैक्ट चेक करता है। ट्रंप बोलता है देखो, जो भी उसने मेरे को आश्वासन दिया है उसको कभी नहीं तोड़ा है पुतिन ने। बोलता है नहीं नहीं, आपके टाइम में भी तोड़ा है। भाई उसको पता है या तेरे को पता है? उसको ही पता होगा ना, क्योंकि ट्रंप ऐसा आदमी नहीं है। आपने अगर एक बार भी अपना वचन उसको तोड़ा है, वो इंटरेस्ट के साथ याद रख के देता है वापस। ठीक है, वो बोल रहा है नहीं तोड़ा है, तू क्या जानता है कि वो तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? अब आपने देखा होगा, मैंने ट्वीट भी किया था, क्लिंटन ने भी बोला था एक भी आश्वासन जो मेरे को पुतिन ने दिया था, पुतिन ने नहीं तोड़ा। जॉर्ज बुश ने भी यही कहा है। बस ओबामा और बाइडेन बोलते हैं कि इन्होंने आश्वासन तोड़ा है करके। फिर क्या हुआ, इसकी एक इतिहास भी है। ओबामा हमेशा इनको बस लिखित पेपर देते थे कि भाई हमने ट्रीटी साइन कर लिया, ये शीट ऑफ पेपर लो। तो वही वो लाइन था ना, ओबामा यूज्ड टू गिव यू शीट्स, आई गिव यू जैवलिन्स। हाँ हाँ हाँ। तो वो ओबामा बस आपको कागज देता था कि भाई देख पुतिन ने साइन कर दिया है, मैंने आपको जैवलिन दिया जो ये शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल है, जिसी ने जो पहले जो
टैंक का जो कॉलम ने कीव को सराउंड किया था उस पे जो बहुत भारी बमबारी हुई थी वो जैवलिन नहीं किया था, ठीक है। तो ये सब जानने के बाद जब तुम जानते हो कि मेरे साथ इसने कभी आश्वासन नहीं तोड़ा है, मैं एक बंदा हूं, जब कोई तुमको कुछ नहीं दे रहा था मैं तुमको दे रहा था, और जब मैं तुमको एक डील में एक सिक्योरिटी आश्वासन दे रहा हूं, सुरक्षा आश्वासन दे रहा हूं तुमको, तुम बोल रहे हो कि मैं उल्लू का पट्टा हूं, मैं जानता नहीं हूं मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे साथ भी नहीं जानता हूं, पुतिन के साथ भी नहीं जानता हूं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इतिहास नहीं जान रहे हैं इसका, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसने ट्रंप का कितना अपमान किया था, ठीक है। जेडी वांस ने बोला भी था कि भाई चलो अंदर चलो, ये कैमरा के आगे बात करने की चीज नहीं है, बट नहीं, उसको करना ही था। और उसको पता है कि ट्रंप बोल रहा है कि तुम इसका शांति प्रस्ताव करो पुतिन के साथ, फिर भी क्या बोलता है, ट्रंप हत्यारा है, आतंकवादी है। भाई जब शांति प्रस्ताव ले जा रहे हो तुम, मैं तुमको एमसीबीसी बोल के ये नहीं बोलूँगा ना भाई अब मटन करी खिला दो मेरे को, हाँ नहीं। सो ये एक साइड से मैं मानता हूं कि ट्रंप और जेडी वांस को भी शायद कुछ समझना चाहिए था कि ये दिमागी तौर से एक बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको अभी भी डायपर पहनाने की ज़रूरत है। उन्होंने समझा कि ये बच्चा है जिसका डायपर निकाल के ये फिर कम से कम टॉयलेट ट्रेन है, ये नहीं है बच्चा। तो ये सिचुएशन हुआ। अब इसमें किसने किसको फंसाया, मैं तो ये मानता हूं कि शायद ट्रंप ने फंसाया नहीं, पर अंदाजा उनको लग रहा होना चाहिए था कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है जो नहीं किया उन्होंने। पर जेलेंस्की ने तो जरूर इनको ट्रैप करने की कोशिश की है, और जेलेंस्की को अब इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट मिल रहा है। आज ही सुबह ट्रंप ने बोल दिया है कि मैंने पूरा मिलिट्री एड पॉज कर दिया। और इसका क्या फिर असर पड़ेगा इनकी लड़ाई में? देखिए, अगर आप देखेंगे जो एड दे रखा है फाइनेंशियली, अगर आप एड देखेंगे वित्त तौर पे यूएस लगभग 50 से में भी थोड़ा कम यूएस ने दे रखा है, सबसे ज्यादा ईयू ने दे रखा है। पर जो मिलिट्री तौर है उस पे कम से कम 60-70% तो अमेरिका ने दे रखा है। तो इस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है यूक्रेन पे। दूसरी बात क्या है, देखिए वो सब वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए टारगेटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि क्या कहाँ है, तभी मैं जाके बम डाल सकता हूँ उस पर। वो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन भी पूरा अमेरिका दे रहा था, सैटेलाइट के थ्रू आता है, सैटेलाइट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, सिग्नल्स इंटेलिजेंस के थ्रू सब कुछ आता है। वो सब मिला के फिर ट्रायंगुलेशन होता है। सो जैसे कि सडनली कोई हियरिंग डिवाइस ने पिकअप कर लिया, चल भाई टैंक उधर भेज। अच्छा, टैंक हमने तो देखा ही नहीं था। फिर वो सैटेलाइट लगाएंगे, सैटेलाइट पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि वो जंगल के बीच में से टैंक चल रहा है। फिर वो क्या करेंगे कि ड्रोन भेजेंगे इंफ्रारेड कैमरा के साथ, जो जंगल के इसके नीचे देख सकता है, फिर उनको मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये अमेरिका उनके लिए करता है, और ये भी अब खत्म। तो जो प्लेन्स हैं या बारूद, जो तोप हैं, प्लेन्स हैं, कुछ भी हैं, वो अब वो अंधे हैं। अब तो ये ही नहीं है कि उनको बारूद नहीं मिल रहा है, प्लेन नहीं मिल रहा है, तोप नहीं मिल रहा है, टारगेट भी नहीं जो मिल रहा है भी वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है। और इसका अब ये हुआ कि यूके का पीएम ने, यूके में पूरी एक मीटिंग हुई और सारे ईयू के जो भी लीडर्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, सारे बैठे और मतलब एक तो ये भी दिखा कि प्रिंस अब तो किंग हो गया, वो चार्ल्स III के घर में उसने इनवाइट किया। ये भी मुझे लगता है कि बहुत कम बार ऐसा होता है। नॉर्मली आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, बट राजा से जा कर के मिलना, इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो लोग प्रिपेयर्ड थे कि ट्रंप ये कर सकता है और उनको ये वॉर लंबा चलाना है क्या? तो देखिए, यूरोपियन लीडर्स का भी ये स्पॉइल्ड ब्रैट ये है, क्योंकि उनके मुंह पे कोई नहीं बोल सकता है कि आप उल्लू के पट्टे हैं। वो अपने आप को ना प्लेटो और क्या पलटूजा और अरिस्तुजा के वारिस अपने आप को मानते हैं। और सुकरात जाके वो उर्दू हो गया, हिंदी में वही होता है ना, सुकरात ही है।
तो उनके पोते मानते हैं सब अपने आप को। एंड आप क्या हमको सिखा रहे हैं? हम एम्पायर ऑफ नॉर्म्स हैं, हम सब कुछ जानते हैं, रूल्स हम ही ले करते हैं। ओके, तो इधर क्या हो रहा है प्राइवेट में, आज जेडी वांस ने भी बोला है कि ये पब्लिक में पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं ये ईयू के लीडर्स। अब छाती ये लगा के मीट टारजान करके करते हैं, प्राइवेट में आके फ़ोन उठा के बोलते हैं भाई ये पागल हो गया है, ये लड़ाई बंद नहीं करना चाहता है, ये लड़ाई तो बंद करना ही पड़ेगा करके। तो यूरोप भी ये दोगलापन गेम खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक्चुअल यूरोपियंस हैं। देखिए इसमें भी बहुत षड्यंत्र हैं यूरोप में। पहला है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन क्यों नेटो को और भी पूरब में पुश करना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसे थे कि भाई अगर और देश आएंगे इसमें तो हमारा डेप्थ ज़्यादा बढ़ेगा। फिर दूसरे देश थे जिनका जैसे पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उनको सोचना चाहिए था कि भाई हमको बफर होना चाहिए, अगर हमने अलायंस ज्वाइन कर लिया फिर हम इनके रूस के खिलाफ एक थ्रेट बन गए। पर नहीं, उनको क्या था कि उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि वे सोवियत संघ के या तो अधीन थे या सोवियत संघ के भाग थे। तो उनको क्या चाहिए था कि अगर हम नेटो में घुसे जो आसान है, तो हम ईयू में अपना वीटो लगा के उनसे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, जो निकाला बहुत मात्रा में। ये चारों देशों ने काफ़ी सारा पैसा निकाला। अब देखिए, अगर आपके और मेरे बीच में अगर तनाव है, मैं आपके घर के पास वाला प्लॉट नहीं खरीदूंगा ना, मैं कहीं दूर खरीदूंगा। मैं जानता हूं कि आप एक ऐसे बंदे हैं जो लोगों को मार डाल के उनका ज़मीन छीन लेते हैं, तो मैं आपके पास तो खरीदूंगा ही नहीं। पर ईयू क्या किए जा रहा है? बोले जा रहा है कि ये ऐसे बंदा है जो लोगों का ज़मीन छीन लेता है, पर उसके पास पास पहले उनका क्या था? जब 1991 में यूएसएसआर जब टूटा, बस एक नेटो देश का रूस के साथ बॉर्डर था, वो था नॉर्वे। और नॉर्वे का कितना बॉर्डर था? लगभग 150 किलोमीटर लगभग। फिर जब लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड ज्वाइन हुए, बॉर्डर कितना बड़ा बना? 150, 150, 200, 200, 200, तो लगभग ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर, 600 से ज़्यादा 800 किलोमीटर बॉर्डर बढ़ा। इस बार क्या हुआ कि जब फिनलैंड ज्वाइन किया, 1340 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, अब इन सब देशों का मानना है कि हम अब फ्रंटलाइन स्टेट हैं और ये बंदा अजीत आके हमारे से छीनने वाला है, तो एक और किसी और को हम उल्लू का पट्टा बनाते हैं और वो सबसे बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड उसके साइड में ले लेगा, ताकि अजीत जाके पहले उन्हीं का प्रॉपर्टी छीनेगा। और यही यूक्रेन, जिसका लगभग 2400 किलोमीटर का 2400 लगभग उस टाइप का बॉर्डर है रूस के साथ। तो सब अपना गेम चला रहे हैं। इसमें दूसरी बात क्या है कि इन लोगों ने कभी भी यूक्रेन को इतना हथियार नहीं दिया है कि वो जीत पाए। वो घुट घुट के मारना चाहते हैं, सर्वाइवल टाइप का, कि बस कि ताकि ये युद्ध जितना लंबा चल सके उतना ही चलते रहे। और क्योंकि उनको ये था कि रूस को बॉग डाउन करना है। जो हमारे साथ अफगानिस्तान और इराक में हुआ था, इनको भी 20 साल के लिए ऐसे ही एक सिचुएशन में लॉकडाउन करना है। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या था कि यूक्रेन क्यों इसको माने, और यूक्रेन को मानने के लिए ये आखिर अगर आप देखेंगे इस ज़ेलेंस्की को, वो यूक्रेन का केजरीवाल है, एनजीओ प्रॉप्ड अप, तो उसको फिर बिठाया उधर। और वो क्या सुनता है, वो उसका बस एक चीज़ है कि वो सूट पहन के, अब तो वो फैटिग्स पहनता है पर उन दिनों में सूट पहनता था, जाके वो स्पीच देना चाहता है इधर उधर। ठीक है, तो ऐसे ही आपने एक बंदे को उठा लिया, एक यूजफुल इडियट को। दूसरा क्या है कि जो भी उधर एड आ रहा है उसमें से जो ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की का जो कैबिनेट है और उनका जो मिलिट्री है, उसमें से इतना पैसा निकाला जा रहा है खुद अपने अकाउंट पे। आपको तो पता ही होगा कि जो ओलेना है, जो ज़ेलेंस्की की पत्नी हैं, वो हर साल जाके पेरिस में लाखों करोड़ों का खर्च करती हैं अपने पोशाक पे, अपने घड़ियों पे, अपने नेकलेस पे, इस पे। पैसा कहाँ से आ रहा है भाई तेरे पास? इसमें सबका एक लोग मरने में
और युद्ध को जारी रखने में यूरोप का भी इंटरेस्ट है, यूक्रेन का भी एक इंटरेस्ट है। रूस का इंटरेस्ट नहीं है, पर रूस के पास कोई चारा नहीं है। अमेरिका के पास इंटरेस्ट था, जब से ट्रंप आया उसने सब ये यूएस एड, क्योंकि यही पैसा डेमोक्रेट्स को वापस जा रहा था ना, वो सब जब बंद करने की उसने निर्णय ले ली, तब तो जेलेंस्की को पता होना चाहिए था कि भाई तुम किस टाइप के बंदे के साथ क्या करना चाह रहे हो। तब भी नहीं सीखा। जब व्हाइट हाउस में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद भी आकर बके जा रहा है, रोज आके बके जा रहा है। अभी भी उसने बोला ना, इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग 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 वे अवे। भाई पता है तेरे को, और अब अमेरिका ने पूरा एड कट ऑफ कर दिया है। अब तो लॉन्ग वे नहीं है। अब तो रूस बहुत जल्दी ही आपके इधर पहुंचने वाला है फिर। और यूरोप के पास देखिए, यूरोप अगर चाहता भी है ना, वो ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता है यूक्रेन को। आपको पता है यूरोप में देखिए 4 बड़े फौज होंगे, थे एक ज़माने में, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली। ठीक है, आपको पता है आज की जो यूके की जो सेना है, ब्रिटेन की जो सेना है, वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साइज का है। अच्छा। हाँ, 33,000 ऑफिसर्स हैं, 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं। देखिए हर कॉप के लिए एक ब्यूरोक्रेट चाहिए। इंडियन पुलिस इज बेटर दैट। यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का साइज का फौज है ब्रिटानिया का। ये लोग कैसे लड़ेंगे ब्रिटेन को? बोल रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। भाई हु हैज आस्क्ड यू फॉर बूट्स ऑन द ग्राउंड? ठीक है, फ्रांस का ठीक है थोड़ा बड़ा है, बट फ्रांस के पास आपको पता है कितने तोप हैं? एक अनुमान लगा लीजिए कितने तोप होंगे? 2000? हाँ, 70 हैं? 70 तो हमारे योगी जी के पास होगा मुझे हाँ, लगता 70 तो योगी जी के पास तोप होंगे भाई। 70 तोप है फ्रांस के फौज के पास। अरे यार, 100 थे, उसमें से 30 उन्होंने यूक्रेन को दे दिए, तो उनके पास 70 बचे हैं। आपको हैरानी नहीं हो रही है? जर्मनी के पास कितने लड़ाकू विमान होंगे फ्रंटलाइन? पुराने नहीं, नए वाले। 100? 130। अच्छा, पर उसमें से 130 में से कोई भी टाइम पे बस 40 उड़ सकते हैं। बता यार। कनाडा के पास 63 है शायद। हाँ, वो भी बोल रहा है ना, वो भी कि हम भी भेजेंगे इसमें। हम भी भेजेंगे। तो भाई क्या भेजोगे उधर? और देखिए ये पिछले 30 साल से इन लोगों ने अपने डिफेंस पे कुछ भी स्पेंड नहीं किया है, और शायद जरूरत भी नहीं थी। मतलब जरूरत भी नहीं थी। लड़ाई तो लड़ भी हाँ, नहीं रहे। क्योंकि अमेरिका सब उनका जो करना था वो बस नाम के वास्ते। जैसे ना देखिए, मैं मोटा हूं, पर आपको पता है कि मेरे हाथ देखिए कितने नाजुक मुलायम। एक दिन भी इन्होंने काम नहीं किया है। ठीक है ना? तो अगर मैंने अब पुलकित के साथ कोई लड़ाई करने की सूझी, ये हट्टा कट्टा है, ठीक है ठाक, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? अजीत भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप मुक्का मारो, मैं साइड में ऐसे बस करके धमकाते रहूंगा। ठीक है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली यही तो करते हैं, लड़ते तो कभी है नहीं ठीक से आग से। तो उनके लिए कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पर अब जो आपने सब खोया है, उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम $500 बिलियन खर्चना पड़ेगा, पूरा रीइंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। वो आप भाई 10-15 साल लग जाएगा आपको। और आप भी जब ये जेलेंस्की ने जाके व्हाइट हाउस में मूत के आया है, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो। हाँ, ठीक है, करो। उसी दिन के दिन 24 घंटे के अंदर उसके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है। और ये तो सब कर रहा अब है। जो इन सब यूरोपियन नेताओं ने, ये जो एक अल्प बुद्धि है जो जर्मनी की विदेश मंत्री है एनालिना बायरबॉक, और एक और अल्प बुद्धि है जो ईयू की फॉरेन पॉलिसी है, वो पहले इसकी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ऐसे कोई देश की। एक बोलती है कि द वेस्ट नीड्स न्यू लीडरशिप, हैं, यानी कि जो सब मुक्त देश हैं उनको एक नया लीडर चाहिए, अमेरिका नहीं होगा। ठीक है? एनालिना ने तो बोल ही दिया, जर्मन विदेश मंत्री ने, कि शायद नेटो का टाइम आ गया है। अब देखिए ट्रंप को तो ये बिल्कुल सूट करता है, वो बोलेगा अच्छा टाइम आ गया है, ओके टाटा बाय, मैं निकल रहा हूँ। अब थोड़ा सा
एक पैरेलल भी लिया जा रहा था इंडियन कंटेक्स्ट में, ज़ेलेंस्की जो कर रहा है और यदि राहुल गांधी जैसे लोग सत्ता में आ जाएं तो क्या आप भी वो पैरेलल देखते हैं कि ऐसे लोग भी देश को बेचने के लिए तत्पर रहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए इन सबका फैशन स्टाइलिस्ट भी तो एक है। ये टी शर्ट पहनता है हाँ, मस्त। ये वो भी टी शर्ट पहनता है, स्वेट शर्ट पहनता है, ये टी शर्ट पहनता है। वो जो अल जोलानी था अब तो वो सूट पहनने लग जब तक उसका इमेज बिल्डिंग हो रहा था तब तक वो जेलेंस्की की तरह फैटिग्स पहनता था। आजकल वो सूट पहनने लग गया है। जब जब उसको पीआर की ज़रूरत नहीं है तो वो सूट पहनने लग गया है। पर आप देखो तीनों के तीनों वही पहन के घूमते थे, वही उनके फंडर्स और सपोर्टर्स सब वही हैं, सोरोस टाइप ऑर्गेनाइजेशन, यूएसएड टाइप ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज अ टेक्स्ट बुक पैटर्न दैट इज हैपनिंग, सेम पैटर्न, कट कॉपी पेस्ट, थोड़े वेरिएशन के साथ। इधर ग्रीन शर्ट कर दिया, इधर सफ़ेद शर्ट कर दिया। अब आते हैं हम नरेंद्र मोदी की जो यूएस यात्रा हुई उसको लेकर के, क्या ये जल्दबाजी में हुई थी या 2 दिन का तुरंत से एक शॉर्ट ट्रिप प्लान किया या पहले से प्री प्लान था, और यहाँ पे अचीव क्या किया इंडिया ने? तो देखिए, ट्रंप का मेन चीज़ है कि हमारे पास रूस हमारे लिए एक थ्रेट नहीं है। मेन थ्रेट जो है वो चाइना से आता है। हमको पूरा का पूरा चाइना को रीओरिएंट करना चाहिए। यूरोप का जो डिल्यूजन को क्या कहते हैं हिंदी में, देवा स्वप्न जो है, उसको हमारे को इंडल्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूरोप अगर चाहता है तुम रूस को ये कर लो, इसीलिए तो वो बहुत खुश है ना कि वो एनेलिना ने बोल दिया कि भाई नेटो का अंत होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जब उधर जयशंकर गए थे उनके स्वेरिंग इन पे, जयशंकर को दूसरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा सम्मान दिया गया। वो उस जगह पे बैठे थे जहाँ एक राष्ट्रपति को बिठाया जाएगा। इक्वेडोर के राष्ट्रपति से ज़्यादा उनको सम्मान मिला था उधर। जापान का भी शायद पीएम, हाँ, जापान का सब पीछे थे, जो सब बाकी जो विदेश मंत्री थे तीनों क्वाड के, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूके। हाँ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूके भी पीछे थे और ये आगे बैठे थे। और क्या था कि उनको इमीडिएटली बैठ के बिजनेस की बात करनी है, तो जल्दबाजी में ही ट्रिप अरेंज हुआ, पर उसके बावजूद ट्रिप बहुत अच्छा गया। ठीक है, हाँ, धमकी फमकी तो ट्रंप देते रहता है कि टैरिफ करेंगे। भाई देखो, ये शादी की तरह है। शादी में ऐसा नहीं है कि भाई सबको 6 पैक वाला हस्बैंड मिल जाता है, और अगर 6 पैक वाला हस्बैंड मिल जाता है उसका वॉइस थोड़ा मेरी तरह की तरह होगा। ठीक है, डार्लिंग, ऐसा वॉइस नहीं होगा। और अगर उसका 6 पैक एब्स है और उसका वॉइस भी थोड़ा डार्लिंग जैसा वॉइस है, तो शायद उसका बैंक अकाउंट अच्छा नहीं होगा, अच्छे चेहरे के वजह से, या गंजा होगा। अगर वो सब भी नहीं है, रात को सोते टाइम वो खुर्राटे मारते होगा, या अगर खुर्राटे भी नहीं मारता होगा उसके पाद की बहुत बदबू आती होगी, या अगर पाद की भी बदबू नहीं आती है, वो टॉयलेट में जाके जब करते हैं तो उसका बदबू नहीं जाता होगा। तो देखो, कोई ऐसे परफेक्ट शादी होती है क्या? नहीं। तो हमारे और उसके बीच में क्या तनाव है कि हम टैरिफ बहुत लगाते हैं इंडिया में, और हम भी आप पे टैरिफ लगाने वाले हैं। इसीलिए आप कई चीज़ों पे टैरिफ हटाएंगे, हम भी और हम उसका एडवांटेज लेंगे। ठीक है, और आप हमारे से चीज़ें खरीदिए। ये कोई ख़राब बात है? ये कोई लॉस है क्या हमारे लिए? नहीं। और किस चीज़ पे हम टैरिफ हटा रहे हैं? जिस पे हमको हटाना था, चिकन, वो हमने नहीं हटाया। हमने इंस्टेड जो हाशके की बोले, डक को क्या कहते हैं? बतख के मीट पे, बतख का मीट इधर कौन खाता है? वो शायद सर्दी में बंगाल में खाते हैं, सर्दी में थोड़ा बहुत कश्मीर में खाते हैं, असम में खाते हैं, पर इन तीनों स्टेट के बाहर कौन बतख का मीट खाता है? मिलता भी नहीं है, कोई भी खाता नहीं है। ठीक है ना, केरला में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ठीक है, पर इसके सिवाय कौन खाता है भाई? तो कोई बड़ा मार्केट एक्सेस भी नहीं दिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर। हार्ली डेविडसन तो खुला था पहले, किसने हार्ली डेविडसन लिया? इंडिया में अगर कोई बाइक लेता है, राय के रॉयल एनफील्ड लेता है। हाँ। ठीक है, वो हार्ली डेविडसन का क्रेज़ नहीं है जितना कि रॉयल एनफील्ड का क्रेज़ है। जब आपको दिखाना है, इधर जो मर्सिडीज बेंज गाड़ी में है, वो बाइक में हार्ली डेविडसन नहीं है, वो रॉयल एनफील्ड है। तो ठीक है, एक्सेस भी दे देंगे, कौन से बड़े कद्दू फूट जाएगा। सो इट्स फाइन।
यू कांट गेट 100% एवरी टाइम। 90% मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इन जनरल यूएस इंडिया रिलेशंस कैसा है? मतलब ट्रंप के नीचे तो हमेशा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हम ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई लेक्चर फैक्चर नहीं देता है, ये फालतू की चीज़ें के बारे में बात नहीं करता है। उसका बस आगे ये है कि भाई मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा तंदूरी चिकन है, नान है, या तो तू इधर मेरे से लेगा, नहीं तो फिर मैं आके तेरा किचन जला डालूंगा। कम से कम मिनिमम तेरे को मेरा 4 नान और 2 तंदूरी चिकन लेना पड़ेगा रोज। आप भी अच्छा बोल देंगे क्योंकि आपको भी तंदूरी चिकन और नान अच्छा लगता है। फैंटास्टिक, हो गया। बस इसी चीज़ों की बात होती है। आपकी बीबी कैसे लगती है, आप क्या अपने बीबी को थप्पड़ मारते हो, आप क्यों दूसरों के बीबी पे नज़र डालते हो, ये सब जो डेमोक्रेट्स करते थे ना, ये सब नहीं होता। आप क्यों रात को चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, ये सब नहीं है। बस क्या बिजनेस डील है उधर ख़त्म करो। इसी में F-35 की एक मतलब ऑफर टाइप का किया वो हुआ, और उस पे बात करने से पहले मुझे ये समझना है कि भारत में जो स्वदेशी निर्माण हो रहा है वेपन्स का, वेपन सिस्टम्स का, या फिर अपना तेजस है, या हम जो हेलीकॉप्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने तरह से बनाना चाहते हैं, कहाँ पर हैं हम एक्चुअली? कितने वर्ष दूर हैं? बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि हम बार बार हम कई सारे फ्रंट बेंच स्टूडेंट्स हैं जो एक बार में समझ जाते हैं। हम वैसे बैक बेंच स्टूडेंट हैं जो 10 बार भी बोलोगे समझते नहीं है, ठीक है ना। पहले हमने वो जर्मन सबमरीन खरीदा था राजीव गांधी के नीचे, ताकि हम खुद अपना सबमरीन तैयार कर सके, नहीं कर पाए। फिर हमने फ्रेंच सबमरीन खरीदा स्कॉर्पियन मनमोहन सिंह के नीचे, जो हमने सोचा कि ठीक है इसके बाद हम कर पाएंगे, अभी भी हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। कोरिया ने एक बार सबमरीन खरीदा और उसके बाद फिर से कभी नहीं खरीदा। वो सीख गया कैसे सबमरीन बनाना, ठीक है, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल बेस था। हमारा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है ये सब अब्जॉर्ब करने के लिए। यानी कि अगर मैं आसानी से समझाऊं तो क्लास में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहे हैं, अगर मेरे को अंग्रेज़ी पता नहीं है तो जो गणित में हमको सिखाया जा रहा है वो भी मैं समझ नहीं पाऊंगा। पर अगर मेरे पास अंग्रेज़ी का नॉलेज है तो गणित ठीक है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मैं समझ लूँगा, हाँ। ठीक है। इंडस्ट्री उसकी तरह होता है। आप अगर वो बेसिक चबूतरा है इंडस्ट्री का, तो आप कुछ भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास, आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बात है, ठीक है। अब हम बहुत बकते हैं कि भाई स्वदेशी, मेड इन इंडिया, वॉट एवर नॉनसेंस, कुछ होता नहीं है। जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, तेजस अभी भाई 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है यार। 40 साल? हाँ, वाजपेयी जी के टाइम में नाम 1980s में प्रोग्राम शुरू हुआ था। हाँ, नाम वाजपेयी जी ने रखा था, उसके बाद से अभी हम उसके बाद भी अभी तक चला आ रहा है। अभी तक आप एक स्क्वाड्रन भी इंडक्ट नहीं कर पाए उसमें, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि नहीं क्योंकि इस पे रेडार लगाना है, फिर इंजन लगाना है, फिर ये लगाना है, फलाना ढिमकाना लगाना है, ये चलते रहेगा। अब 4th जनरेशन तो छोड़ दीजिए, 5th जनरेशन भी छोड़ के अब चाइना ने 6th जनरेशन टेस्ट कर लिया है। ट्रंप के पिछले टाइम पर ही अमेरिका ने 2019 में 6th जनरेशन टेस्ट कर लिया था। वो अभी पब्लिक नहीं हुआ है, चाइना ने पब्लिक कर दिया है, पर अमेरिका ने उस टाइम ही 6th जनरेशन टेस्ट कर लिया था। आप अभी भी 4, यानी कि जब आपको एक ये लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है मार्केट में इंडिया में, टेस्ला भी आया नहीं है, पर ये इंडिया में अच्छा। हाँ, तो ये BE6 और ये सब जो है महिंद्रा का, हाँ महिंद्रा का जो EV6 है, हाँ ऐसे करके। हाँ। जब आपको वो लेना है, आपने फर्स्ट मॉडल मारुति 800 भी तैयार नहीं किया है। आप देख लीजिए 1980s में कौन सा गाड़ी आया था, वो मारुति 800 का पहला मॉडल आया था, जिसका जो दूसरा मॉडल था ना मारुति 800 का, उसमें पीछे का कांच नहीं खुलता था, पूरा डिक्की खुलता था। पर जो पहला मॉडल आया था ना, उसमें बस कांच खुलता था। तो मैं क्या करता था, पीछे बैठ के वो कांच खोल के, मैं हमेशा डिक्की में बैठता था और बस कांच खोल के लेता था। वो बहुत बड़ा विंडो की तरह होता था। वो मॉडल हमने अभी तक तैयार नहीं किया है, जिस मॉडल में महिंद्रा का EV6 चल रहा है। देख लो,
दैट इज द एग्जैक्ट कंपैरिजन। ऑलमोस्ट 4 decades। 4 decades। और उसी में आप क्या बोल रहे हो कि जिस मार्केट में महिंद्रा EV6 अब बिक रहा है, आप बोल रहे हो ठीक है, नहीं मैं उसमें एजा रेडार लगाऊंगा और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाऊंगा। भाई अगर आप उसी मारुति 800 में थोड़ा नया, थोड़ा मोर पावरफुल इंजन लगाओगे और उसमें हेड्स अप डिस्प्ले या ये सब लगाओगे, वो फिर भी मारुति 800 ही बना रहेगा ना। इंडस्ट्रियल बेस को थोड़ा और मुझे लगता है कि दर्शकों को समझाने की आवश्यकता है कि मान लीजिए हम एक फाइटर बना रहे हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट तो इंजन हो गया, एक हार्डवेयर एस्पेक्ट जो होता है, उसके बाद फिर सेंसर्स होते हैं, हाँ जी। फिर वेपन सिस्टम्स उसमें लगेंगे, फिर प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर पे कैसे काम कर रहा है, पूरा इंटीग्रेशन कैसा होता है। भारत में क्या क्या बनता है इनमें से, या कुछ भी नहीं बनता है? आपको पता है, हमको अभी तक पता नहीं है क्या बनता है, क्योंकि इंडिया में एक ठीक से ह्यूमन रिसोर्स सर्वे और इंडस्ट्रियल रिसोर्स सर्वे ही होता नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सर्वे पढ़ेंगे, वो कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट की तरह है। जो एक्चुअल कैपेसिटी है केमिकल या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर का, वो लिस्टेड आउट नहीं है। कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस साल में, क्या उसका बेंचमार्किंग क्या है इंटरनेशनल इंडस्ट्री का, कुछ भी नहीं है। हम खुद ही नहीं जानते हैं कि हमारे पास क्या इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, नहीं है। मतलब ये तो फिर गवर्नमेंट लेवल का फेलियर है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ करके, एक तो ना तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हो, ना उनसे कुछ आपको इनपुट मिल रहा है कि, और क्या प्रॉब्लम है कि आप उनसे काम भी नहीं करवा रहे हो, क्योंकि आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। क्योंकि राहुल बोल देता है सूट बूट की सरकार, फिर आप उनको नकार देते अलग कर देते हैं। हाँ। फिर क्या होता है कि DRDO और HAL इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने देते हैं। वो बोलते हैं नहीं सर हम कर देंगे, हम कर देंगे, फिर 20 साल के लिए कुछ नहीं होता है। और 20 साल के बाद उस बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको छूने में। ठीक है ना। तो आपने खुद अपने डैश 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 करके हाँ रखा हाँ, है। वो तो समझ गया मैं। अब जैसे अभी हम लोग रफाल जो है खरीद रहे हैं, और मुझे पता नहीं कि जिस टाइमलाइन पे इन्होंने बोला था जितना 10वां जो है वो डिलीवर करेगा, उतना कर रहे हैं कि नहीं अभी तक। फिर हम SU-57 की बात चलने लगी, और ट्रम्प जो है अभी F-35 के बारे में। तीनों तरह के एयरक्राफ्ट में डिफरेंस मतलब क्या है लेमैन टर्म्स में? देखिए, कोई भी अच्छा एयरफोर्स जो होगा उसके पास 2 से ज़्यादा टाइप नहीं होगा। ठीक है। अब अगर आप अमेरिकन एयरफोर्स देखेंगे, बस F-15 है और F-35 है, जो F-16 को रिप्लेस कर रहा है। नेवी को देखेंगे तो F-35 है और F-18 है। 2 किस्म। ठीक है। हिंदुस्तान वो चमत्कारीन देश है। रूस के पास भी 2 ही है, SU-37 SU-27 वेरिएंट, सो 30, 37 etc. क्या सुखोई कहते हैं, और MiG-29। ठीक है। जापान के पास भी बस 2 ही किस्म का है, F-15 और उनका F-16 का एक वेरिएंट है, तो वो है, और वो F-35 से उसको रिप्लेस करने वाले हैं। हिंदुस्तान वो चमत्कारीन देश है जिसमें 10-15 किस्म के एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, हमारे पास एक ही हाथ है और उसमें 5 ही उंगली हैं। ठीक है। वही हम अपना कान थोड़ा आँख में कुछ चला गया तो उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कान के अंदर कोई मक्खी फक्की चला गया तो उसको निकालने की इस्तेमाल करते हैं। अगर नाक के अंदर कोई बूगीज हैं तो उसको करना तो नहीं चाहिए, पर ठीक है, अगर कोई देख नहीं रहा है, एक हाथ एक उंगली लगा के निकालेंगे। अगर दांत में कुछ मटन चिकन या कुछ फंस गया, पालक फंस गया होगा, तो हम ही जब कोई देख नहीं रहा है हाथ लगा के थोड़ा खरोच के निकालेंगे। हिंदुस्तान ऐसा चमत्कारीन देश है, हम इतने अमीर हैं। अरे ब्रिटेन की महारानी हमारे लिए चपरासी है, पता है आपको? अरे एलिजाबेथ आके मेरा झाड़ू पोछा करती थी यार, तुमको क्या पता। हम ऐसे चमत्कारीन देश हैं जो आँख साफ करने के लिए एक घर पे एक बंदा रखा है, बस मेरा आँख साफ करने के लिए। एक और बंदा है जो जब मेरी नाक ये हो जाती है उंगली लगा के निकालता है। एक और बंदा है जब मेरे कान में मक्खी चली जाती है वो उंगली लगा के निकालता है। ये
इसी टाइप के हमारे पास 10-15 हैं। आप देख लो कितने हैं। मिग 21 है, पिछले साल तक मिग 27 था आपका, ठीक है, कम से कम एक मिग 27 कम हुआ। मिग 27 का एग्जैक्ट कॉपी, वेस्टर्न कॉपी था जैगवार। जो मिग 27 करता था वो जैगवार भी करता था, पर हमको 2 एयरक्राफ्ट चाहिए थे जैगवार, ठीक है। मिग 29 है, ठीक है। फिर मिग 25 भी था बीच में, वो निकाल दिया, ठीक है। बट क्या है ये, SU-30 है, फिर मिराज 2000 है, फिर राफाल है, ठीक है। यू नाउ हैव 7 काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट। नेवी में यू हैव अनदर मिग 29, यू आर गोइंग टू गेट 1 मोर राफाल, मोस्ट प्रॉब्ली वो राफाल ही होने वाला है, और आप एक और एयरक्राफ्ट कैरियर में तेजस लगाने वाले हो। भाई कितना लगाओगे? फिर TBDF, AMCA, क्या क्या लगाते रहोगे भाई? इन सबको मेंटेन करने के लिए पूरा क्रू अलग चाहिए, क्रू अलग चाहिए, पायलट्स अलग चाहिए। हाँ। जो नेवल पायलट्स हैं वो एयरफोर्स पायलट से अलग किस्म की ट्रेनिंग है। सप्लाई चेन अलग होती है, मिसाइल्स फिसाइल सब अलग होते हैं, क्योंकि जो फ्रेंच मिसाइल में फ्रेंच प्लेन में जाएगा वो रूसी प्लेन में जाएगा, जो रूसी प्लेन में जाएगा वो अमेरिकन प्लेन में नहीं जाएगा, ठीक है। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम सब अलग अलग रहते हैं। आपने 7 से 12 अलग लॉजिस्टिकल चेन बना के रखा है भाई। कौन करता है? आपने कोई टैक्सी फ्लीट जो ऑपरेटर होता है, उबर तो इंडिविजुअल लोग होते हैं, पर कोई भी टैक्सी फ्लीट आपने देखा है जो 100 किस्म की गाड़ियां रखता है? नहीं, वो सीधा एक कंपनी से, एक कंपनी से या तो एर्टिगा ले लेगा या तो इनोवा ले लेगा, और अगर सस्ता फेलो है तो सुजुकी का वैगन आर ले लेगा या डिजायर ले लेगा, बस, ठीक है। ऐसे आपने देखा है। इट्स जस्ट बैड मैनेजमेंट। इसका एक पैरेलल, अगर ये लोग अगर कोई मैनेजमेंट MBA करने जाएंगे, इनको फेल मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका एक एग्जैक्ट पैरेलल एयर इंडिया भी तो है। उसमें भी ये क्या करते थे, 10 320 ले लिया, 10 787 ले लेगा, 10 747, इस तरह से ये करते थे। और इनके लोग 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करना, एक बार जहाँ जाया किया चला गया। और क्या किया? एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए बोइंग 737 लिया, एयर इंडिया के लिए A320 लिया, फिर मीडियम हॉल के लिए 787 लिया, ड्रीम लाइनर ले रहे हैं, अब ड्रीम लाइनर 787, जो लॉन्ग हॉल के लिए 777 लिया। भाई जब आप इतने लॉस में हो, थोड़ा रैशनलाइजेशन तो करो। बट यू नो, एयर इंडिया वॉज मच बेटर रन देन द इंडियन एयरफोर्स, एंड दैट इज सेइंग समथिंग कंपेयर्ड टू, आप समझ लीजिए बाय कंपैरिजन, अगर इंडियन एयरफोर्स विजय मलिया है तो एयर इंडिया रतन टाटा है। थोड़ा नालायक था, पर इतना भी नालायक नहीं था कि विजय मलिया की तरह भाग जाएगा, ठीक है ना। इसका रीजन करप्शन है, या फिर ब्यूरोक्रेसी है, या फिर डिफेंस का अपना इनर मैनेजमेंट है, जो इस तरह के एक तरह रैश डिसीजंस है ना। ये आप पूरे दुनिया का भी तो देख रहे हो ना, एयरफोर्स ने भी कैसे ऑपरेट करता है। ये सब कुछ का मिलावट है। और उसके ऊपर क्या है कि जो आपका इलेक्टेड सिविलियन लीडरशिप है, वो चाबुक चलाने से डरता है। डिफेंस अनटचेबल टाइप का हो जाता है ना एंटिटी, कि आप इस पे कुछ नहीं बोल सकते। ये आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, आप कैसे भाई। वो जो सम्राट था जिसके कपड़े नहीं थे, जिसको उल्लू बनाया गया था, उसको नंगा राजा किसने बोला? एक बच्चे ने बोला था ना। ये समझते हैं कि ये इतना टेक्निकल है कि हम इस पे दखलंदाज नहीं कर सकते। भाई आपने मैनेजमेंट स्कूल तो गए होंगे ना, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करो, वो भी नहीं करते हो। आप HAL DRDO अगर प्रोडक्ट आपको दे नहीं रहा है तो काम से निकालो ना उनको, वो भी आप कर रहे नहीं हो। ये घटिया मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट, एयरफोर्स का मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, सब कुछ घटिया है। कोई भी कुछ तैयार नहीं है करने के लिए। डिफिकल्ट डिसीजंस नोबडी वांट्स टू टेक। अब इसमें हम SU-57, अब आपने क्या पूछा था? राफाल में हम एक शॉट में 120-180 खरीद के डोमेस्टिकली बना सकते थे। आपने नहीं लिया, आपने 36 लिया क्योंकि वो बहुत महंगा था, ठीक है, ओके। बट फिर आप अब नेवी के लिए क्यों खरीद रहे हो? फिर कंपटीशन क्यों चलाया? सीधे आपको पता था उस टाइम भी आपको कुछ खरीदना है, आपने उसी टाइम क्यों नहीं निर्णय लिया था? फिर आपको एक साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
नॉट दैट वी कुड हैव अब्सॉर्ब्ड द टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बात किया था, अगर वो देते भी हैं हम उसको ले नहीं पाते हैं। टीचर हमको गणित सिखा पाती हैं, पर अगर हमको अंग्रेजी नहीं आता है हम वो गणित समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी टाइप का है कि हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है। बट ठीक है, वो तो कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। फिर आप कोई और सिंगल इंजन फाइटर का भी कंपटीशन चलाने की बात हो रही है, एक और टाइप आप ऐड करने वाले हैं। Su-57 है वही प्लेन जो आपने 1.5 बिलियन डॉलर्स रूस को दिया था कोड डेवलपमेंट के लिए। फिर आपने बोला ये इतना घटिया प्लेन है, आप ही ने उसको छोड़ दिया कि भाई ये मेरे को चाहिए नहीं। फिर आप फिर से उसको खरीदने की क्यों बात कर रहे हो? F-35, अब F-35 ऐसा प्लेन है, F-35 का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ? जब से वाईफाई घर में आना शुरू हुआ है ना, तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है। जो उसके पहले जो प्लेन्स थे वो 1970s में डेवलप हुए थे, जब वाईफाई तो छोड़ो, इंटरनेट भी नहीं था। और लिटरली इफ यू कंपेयर अ मॉडर्न, जो आपने आईपैड रखा है ना, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईपैड ऑफ टुडे और जो पहले कंप्यूटर जिस पे मैंने काम किया था वो BBC प्रो था। आपको BBC कंप्यूटर याद है? वो पूरा बड़ा सा एक ऐसा होता था और कीबोर्ड होता था, खट खट करके दबाना पड़ता था। CRT वाला ना, CRT, हाँ CRT वाला, और वो बड़ा सा फ्लॉपी डिस्क होता था। हाँ समझ गया। ये स्कूलों में, हम लोग स्कूल में हाँ उसमें प्रोग्रामिंग हमने सीखा था। बेसिक और लोगो, हाँ ये एग्जैक्टली, सब, हाँ ये सब हमने सीखा था उसमें। ये जो प्लेन्स हैं ये उस जमाने के हैं, 1970 के। और F-35 जो डेवलप हुआ है वो आपके आईपैड के टाइप का है। तो उस जमाने में अगर आपने कंप्यूटर खरीद लिया, आपने बस कंप्यूटर खरीद लिया, उसके बाद गेम्स जो फ्लॉपी डिस्क पे आते थे बस वही खरीदना पड़ता था। इंटरनेट कुछ नहीं था, गूगल कुछ नहीं था, सर्च इंजन नाम का कुछ चीज़ होगा हमको पता नहीं था, कुछ नहीं। टीवी के लिए टीवी देखना पड़ता था, सैटेलाइट के लिए सैटेलाइट ये लगाना, पूरा डिश लगाना पड़ता था, और ये बस गेम्स के लिए था और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए था, और कुछ नहीं। अब आपके पास सब कुछ एक में आता है, पर जब आप एक आईपैड खरीदते हैं, उस आईपैड से आप कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक कि आपके घर में वाईफाई नहीं लगा है। वाईफाई के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल की ज़रूरत है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है। वो तो इलेक्ट्रिसिटी तो पहले भी चाहिए था, बट ये चलाने के लिए फिर आपको यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन चाहिए। वो सब्सक्रिप्शन टू बस वाईफाई लगाने से नहीं चलेगा, वो सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, जियो का या पता नहीं किसका, OTT सारे प्लेटफॉर्म्स। तो आपको इतना सारा अलग अलग से चीज़ खरीदना पड़ रहा है आपके आईपैड को चलाने के लिए। F-35 तभी चलता है जब आप पूरा इकोसिस्टम खरीदोगे। कॉस्ट क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? एक F-16 जो BBC प्रो कंप्यूटर के ज़माने का है, लगभग 1 घंटे का $9,000 है, और जो 7.5 लाख के लगभग पर घंटा, प्रति घंटा। और जो F-35 है उसका $35,000 है, 4 गुना ज़्यादा। और वेपन्स कितना कैरी कर सकता है? F-16 से कम अंदर। तो अगर आप चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो उतना भी इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए क्या होगा कि F-16 में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम हर 10 एयरक्राफ्ट में 3-4 शूट डाउन हो जाएंगे। F-35 में शायद एक भी शूट डाउन ना हो। यूटिलिटी फिर क्या है उसकी? स्टेल्थ है वो, क्योंकि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, वो एक साथ काम करता है। देखिए पहले जब सिक्योरिटी सिस्टम घर पे नहीं होता था, आपके लिए 4 गार्ड होने थे, 4 गार्ड चिल्लाएंगे, मे बी 3 गार्ड मारे जाएंगे, 1 गार्ड चिल्लाएगा, आप ध्यान से फिर अपना बंदूक निकालोगे, उसमें भी आपको बड़ा सा एक राइफल, बोल्ट एक्शन राइफल लेना पड़ेगा जिससे आप उसको मारोगे। अब आपने बस एक पिस्तौल लगा के रखा है, क्योंकि वो जो आपने सिक्योरिटी कैमराज और मोशन सेंसर लगा के रखे हैं वो अपने आप को अलर्ट कर दिया। आपको पता है कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो आप स्ट्रेटेजिकली उधर ही रहोगे। एक बुलेट से जो पहले 4 लोग
10-15 बुलेट, और वो भी कंसिडरेबल डेंजर टू यू में होता था, क्योंकि आपको पता नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं। अब क्योंकि आपने पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरा लगा के रखा है, बस एक बुलेट से आप वो जो घुसपैठी है उसको मार डाला। दैट इज द डिफरेंस, बट फॉर दैट यू हैव टू बाय ऑल दोज कैमराज एंड मोशन सेंसर्स। अब थोड़ा सा एक और चीज़ मुझे जाननी थी। एक हमारे स्कूल के वो हेलीकॉप्टर पायलट हैं, वो ये रूस में एक एक्सरसाइज हुई थी, तो उसमें वहाँ पे गए। यहाँ पे भी मी-17 हेलीकॉप्टर होता है जो भारत खरीदता है। उन्होंने बोला कि जो उनका था अपना, बोले इट वाज बटर स्मूथ, और जो भारत को दे रहे हैं मतलब वो लग रहा था ट्रैक्टर है। दोनों में इतना अंतर होता है। तो क्या ये भी करते हैं जब हम खरीदते हैं दूसरों से? हाँ और ना, पहले करते थे, बट दैट इज मोर टू डू विद द एनवायरनमेंट। जो उनके इंजन्स हैं ना, वो ट्रॉपिकलाइज्ड इंजन्स नहीं है। रूसी अपने इंजन्स को ट्रॉपिकलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उस ठंडे क्लाइमेट में वो बहुत अच्छी तरह से उड़ सकता है, मैनूवर करेगा। हाँ, इंडिया में क्योंकि इतना ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, हीट है, वो डील नहीं कर पाता है उसके साथ इधर। अच्छा, तो जब अमेरिका भी इक्विपमेंट बेचता है ना, वो ट्रॉपिकलाइज करके ही बेचता है। जो एमिरेट्स को बेचता है और जो यूरोप को बेचता है, सब अलग थोड़ा अलग अलग होता है, उसका टॉलरेंस अलग होता है। पर जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो सब ट्रॉपिकलाइज करके बेचते हैं। क्योंकि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं वो आप नहीं बोल पाएंगे कि वो बस मॉस्को से वॉशिंगटन ही जाएगा, क्योंकि वो एक दिन दुबई जाएगा, एक दिन अफ्रीका के रेगिस्तान में जाएगा, एक दिन अंटार्कटिका में जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। अब थोड़ा सा ये तेजस पे आते हैं। एयर चीफ मार्शल ने उड़ाया और उन्होंने बोला कि मज़ा नहीं आया, और शायद और भी उन्होंने बहुत सारी हार्श चीज़ें बोली। इस पे हमने इंटरनेट पे थोड़ा सा चैटर सुना कि ये चंडीगढ़ लॉबी और फलाना ढिमका, ये सब ये क्या है? मतलब चंडीगढ़ लॉबी क्या होती है? आपने देखा है ना कि जब मैं भी आपके प्रोग्राम में आके कुछ बोलता हूँ, सब मेरे को पता नहीं क्या का बच्चा, ये पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है ना। लॉकहीड का दल्ला, मेरी माँ बोइंग के प्रेसिडेंट के साथ सो रही है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। एयर चीफ मार्शल ने ही बोल दिया है, तो ये क्या कर रहे हैं भाई? उसका टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि अच्छा ये चंडीगढ़ लॉबी का दल्ला है, बोइंग का है, यही इनका काम होते रहता है ना। उनको लगता है कि DRDO जब भी एक पेपर पब्लिश करता है ना, वो जो भी लिखा है उधर वो साक्षात सच है। What do you do? I mean, with these people there is no reasoning with them. हर चीज देश के खिलाफ षड्यंत्र है। आप नालायक नहीं हो, आप वो स्टूडेंट हो जो सदियों से 0 मैथ्स में ले आ रहा है, पर आप में कोई गलती नहीं है। स्कूल खराब, आप तो जीने से स्कूल खराब है, टीचर चुड़ैल है, हेडमास्टर वो अंकिता पांडे के साथ मिला हुआ है और वो तुमको ये करना चाहती है, इसीलिए वो तुमको गोलगप्पे दे रहा है। अब व्हाट यू गोना डू? इट इज अ लाउजी एयरक्राफ्ट। अगर ये हमको 40 साल पहले मिल जाता, इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसको अगर आपने डेवलप करते रहते, आप देखिए ग्रिपिन में अब ई मॉडल आ गया है। ग्रिपिन लगभग आपके LCA के, जो आप LCA के साथ करना चाहते, तेजस के साथ करना चाहते थे, वही ग्रिपिन था। आप उसी टाइम उन्होंने 5 बार उसको अपग्रेड करके एक मॉडर्न फाइटर बनाया है। आप एक भी आइटरेशन नहीं ला पाए हो। एक प्रश्न ये भी आता है कि यार हम खरीद तो रहे हैं इतना पैसा खर्च करके, हम यूज कहाँ कर पाते हैं? मतलब डिटरेंस के लिए ही मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है कि उसके पास F-16 है तो हमारे पास 35 होना चाहिए, इस तरह से। कितना, मतलब डिटरेंस के लिए हम कितना पैसा हमें खर्च करना चाहिए? देखिए, उस पर कोई भाव ही नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये है ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़, जब आपके पास पैसा है, आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं यार इतने पैसे की ज़रूरत क्या है। हाँ। मैं ना बहुत बस दाल चावल खाता हूँ, सुबह दही पराठे खाता हूँ, मे बी जब बहुत गर्मी होती है 2-3 घंटे के लिए AC लगाता हूँ, 2-3 घंटे TV। मेरे को क्या चाहिए यार? मेरे को बस महीने का सादा जीवन चाहिए मेरे को। हाँ, 40-50 हज़ार में गुजारा हो जाएगा। बट देन व्हेन यू डेवलप कैंसर और समथिंग लाइक दैट, और ब्रेन ट्यूमर और समथिंग लाइक दैट, तब करोड़ों की
एक बार में झटका लग जाता है। उसके बाद अगर आप डिसेबल हो गए तो वो 24/7 नर्स आपको चाहिए। आपका ब्रीदिंग इक्विपमेंट के लिए सब कुछ एयर कंडीशनर होना चाहिए, तब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। सो दीज आर थिंग्स यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। इट इज़ वन ऑफ द सैड थिंग्स कि डेटरेंस का क्या वैल्यू है। आप जब रखते हैं तब आप पे कोई हमला नहीं करेगा, आप इसको मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि जब आपके पास नहीं होगा तब आप तबाह हो जाएंगे। यूक्रेन जैसे उसने यूक्रेन जैसे अपना न्यूक्लियर वेपन्स दे दिया। अब हम भी दे सकते थे, पर सोच लीजिए फिर चीन हमारे साथ वही क्या करता है जो रूस अब यूक्रेन के साथ कर रहा है। अब एक प्रश्न आता है मैन्युफैक्चरिंग में भी कि क्या प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए? 2001 में एनडीए ने किया जाना चाहिए की बात नहीं है। हाँ, बात यह है कि आप कितना जल्दी सरकार को इससे निकालो, क्योंकि सरकार ने इस सेक्टर को तबाह करके रखा है। आप नालायक हो, कम से कम जो आपसे बेहतर है उनको तो काम करने दीजिए ना। जैसे वो थर्ड आई टेक है, वो वृंदा कपूर जो इसके साथ बैठी थी, वो सत्या नडेला के पास जब मोदी और बाइडेन का मीटिंग हुआ था। इंडियन डिफेंस कंपनी है जो अब पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को सप्लाई कर रही है। और उनको पता है, पहले हिंदुस्तानी फौज ने बोला था हाँ तुम्हारा टट्टी कौन खरीदेगा। अब वो अमेरिका को बेच रहे हैं, और जो 1/10वें दाम पे वो हिंदुस्तान को बेच रहे थे, अब 10 गुना दाम पे हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकली अब अमेरिकन कंपनी हो चुका है जो हिंदुस्तान को बेच रहा है। अब आप ही देख लो, ये बार बार होते रहता है। कल्याणी ने बहुत अच्छा तोप मैन्युफैक्चर किया है, टाटा ने भी तोप मैन्युफैक्चर किया है। नहीं, आप कोरियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, क्यों? आपको पता है आपके तोप लोकली टेस्टिंग अलाउड नहीं है। टेस्टिंग के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि डीआरडीओ उनको ग्राउंड्स पे टेस्टिंग नहीं करने देता है तोप रेंज। ये तो वही मोनोपोली एक तरह से। मोनोपोली नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। हाँ, साफ साफ भ्रष्टाचार है। पर कौन उनको रोकेगा करने से? यही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के भी बारे में हम इसी तरह की बातें सुनते हैं हमेशा। कि वो बहुत ही बेकार कंडीशंस हैं, मतलब ढंग के इक्विपमेंट और ये सब जो है वो कुछ भी नहीं है, मॉडर्नाइज तो हुए ही नहीं है। अरे बोल रहा था, मतलब मैं स्कूल से, मेरे दोस्त ये सब बताते हैं कि यार बारूद एक्चुअल में जिससे हम लोग दाल निकालते हैं ना टम्बलर से, हाँ, उससे निकाल के उससे बारूद ऐसे करके डालते हैं। इट शुड बी अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस टेक्निकली। और तब कभी कभार आग वाग लग जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में मतलब किस लेवल पे पहुंचा है अभी? देखिए, अभी तक आपने प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट ही नहीं किया है, तो कहाँ पहुंचेगा? जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तभी पहुंचेगा ना। इसमें दूसरा एक प्रॉब्लम है वर्क कल्चर का। जहां भी मैं प्रोडक्शन लाइंस पे गया हूं, जैसे मैं ग्रिपेन प्रोडक्शन लाइन पे गया हूं लिंचोपिंग में, स्वीडन में, और कई सारे इजरायली वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन लाइन पे गया हूँ। उधर 3-4 लोग उधर जो हैं वो स्कूल पास किए होंगे, पर हर 3-4 लोगों के लिए एक PhD लेवल का बंदा फैक्ट्री फ्लोर पे काम कर रहा होगा, क्वालिटी सुपरविजन कर रहा होगा बहुत प्रिसाइसली। टेक्निकली इजराइल में मैंने बैचलर्स लेवल से नीचे कोई देखा नहीं है फैक्ट्री फ्लोर पे काम करते हुए। पर इधर किसी ने अगर BE इंजीनियरिंग किया होगा, उसके सम्मान को ठेस पहुंचता है कि उसको फैक्ट्री पे फ्लोर पे काम करवाया है। मैंने आपको बोला था मेरे साथ कस्टम्स के साथ क्या होता है इस बार जब मैं कनाडा से लौटा था। नहीं, 4 थे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पीठ का ऑपरेशन हुआ है, मेरे को मदद करो इसको एक्सरे स्कैन रखने के लिए। चारों के 4 के बच्चे इतने अब्जॉर्ब्ड हैं, उन्होंने एक एग्जाम पास किया है। कूली को बुलाओ, 10 मिनट रुकते हैं कूली को बुलाने के लिए। साले एक बैग उठा के ऊपर रखने की उनकी ये कम हो जाएगी। जब आपके, और ये पब्लिक सर्वेंट हैं हरामजादे। अब ठीक है, इधर पब्लिक सर्वेंट का मान सम्मान थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, पर जो भी माँ अपने बच्चे को BE इंजीनियरिंग भेजती है, उसको तो लगता है उसका बेटा अगला स्टीव जॉब्स है।
मेरा बेटा फैक्ट्री फ्लोर में काम करते हुए ची 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 कभी ना। एक और चीज़ आ रही है कि क्या हम वैसे समय में जा रहे हैं जहाँ पे मोर एंड मोर ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज होगा वॉर में, मतलब लेस सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, जैसे एक प्रेडेटर टाइप का ड्रोन है, या फिर इंडिया भी शायद नेवी मंगवा रहा था कुछ ऐसा जो ड्रोन्स जो होते हैं छोटे छोटे टारगेटेड छोटे छोटे म्यूनिशंस इधर उधर प्रिसाइजली ड्रॉप कर सके। तो क्या लेस सोल्जर्स और मोर वेपन सिस्टम्स इस तरह के? सो देखिए ये सोच विचार ही गलत है। क्यों, मैं बताता हूँ। वेस्ट में वो टेक्नोलॉजी को एक एनेबलर के तौर देखते हैं कि वो एक ह्यूमन सोल्जर को कितना ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इधर हम अपने ह्यूमन सोल्जर्स पे इतना कम विश्वास रखते हैं कि हम सोचते हैं हम कैसे रिप्लेस ही कर देते हैं इनको। ये कभी भी एक ह्यूमन सोल्जर को रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं, ये बस उसको एनेबल कर सकते हैं। यानी कि आप जितना ये ज़्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम्स लोगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने सोल्जर को ट्रेन करना पड़ेगा। आसान सी बात है, जब पहले सोल्जर के पास बस बंदूक होता था, आपको बस अगर एक बोल्ट, समझ लो अब तो ऑटोमेटिक आ गया है, बट एनीवे बोल्ट एक्शन राइफल, आपको उसको ये करके डालो फिर खोलो निकालो ये, और ठीक है, फिर एम करके शूट करो। अब उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि उसको कम्युनिकेशंस भी हैंडल करना पड़ता है, उसको नेविगेशन भी हैंडल करना पड़ता है। तो इधर एक पैड है, यू हैव टू टीच हिम हाउ टू यूज दिस। कम्युनिकेशंस पे क्या सब कोड बोलना है वो उसको सिखाना पड़ेगा। इन एडिशन टू बंदूकिंग, व्यू फाइंडर लगा हुआ फेस पे। हाँ, फिर उसको ये भी सिखाना पड़ेगा कि ये जो ड्रोन ऑटोनमस ड्रोन है उसको कैसे ऑपरेट करना है। अगर उसको कुछ हो गया उसको रिपेयर भी सिखाना पड़ेगा। तो पहले जो एक चौथे फेल को आप हाथ में एक बंदूक थाम सकते थे, आज आपका एंट्री लेवल सोल्जर को ही ऑलमोस्ट एक बैचलर्स डिग्री लेवल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वो हम समझते नहीं। वी नेवर वांट टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। हमको लगता है कि भाई देखो, मारुति 800, आजकल मारुति 800 नहीं मिलता है, क्या मिलता है, सेलेरियो, क्या एस्प्रेसो एंट्री लेवल वाला है ना, एस्प्रेसो का। और सबसे महंगा कौन सा होगा, रोल्स रॉयस। ठीक है भाई, ड्राइवर तो ड्राइवर ही है ना, बिना ड्राइवर के तो वो गाड़ी चल नहीं सकता है, जितना भी महंगा होगा। इवन अ टेस्ला मॉडल कैन नॉट फंक्शन इन इंडियन रोड्स। इट कैन ओनली ऑपरेट इन हाईली रेगुलेटेड रोड्स इन अमेरिका, जहाँ पे लोग रूल्स फॉलो करते हैं। इधर कहीं से भी आ जाते हैं, गलत साइड से आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम कभी भी इंसान पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इंसान हमारे लिए मुसीबत होता है और टेक्नोलॉजी हमारे को इंसान का रिप्लेसमेंट होता है। अब थोड़ा सा यूएस विजिट पे वापस आते हैं कि क्या हम एक्चुअल में यूएस को कहते हैं ना कि हम हार्ड नेगोशिएटर हैं, जैसे कि उसने बोला था, ये एक्चुअल में है या फिर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पीआर टाइप का चल रहा है कि तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजा रहा हूँ, इस टाइप से? देखिए, हम दोनों के बीच में ज़्यादा वैसे नेगोशिएट करने का था ही नहीं। हमारा मार्केट भी छोटा सा लिमिटेड सा मार्केट है। टेक्निकली अगर आप देखोगे, इंडिया का जो मार्केट साइज़ है ना, जो एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम वाला मार्केट है, वो ऑस्ट्रेलिया के साइज़ का है। बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। जर्मनी का मार्केट ही इन मोस्ट लग्जरी आइटम्स विल बी मच बिगर देन द इंडियन मार्केट। ठीक है ना, तो इधर ज़्यादा खोलने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर हमने एक दूसरे की ये किया कि अरे आप बहुत टफ नेगोशिएटर हो, आप बहुत टफ नेगोशिएटर हो, पहले आप वो ये होता है ना, सो ठीक है, आई मीन चलता है। इट इज़ पार्शियली ट्रू, इट इज़ पार्शियली फॉल्स। एक स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया था जब क्वेश्चन पूछा गया बांग्लादेश वाले इशू पे, तो बोला आई विल लीव इट टू मोदी। यहाँ पे सब पगला गए, कह रहे मोदी पेल देगा, अब तुम फ्री हो जो करने के लिए, जबकि उसका ये कहना था कि मोदी इस क्वेश्चन का जवाब आंसर देंगे। ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश सिचुएशन क्या, मतलब बैकग्राउंड में कुछ चल भी रहा है? कुछ तो हुआ है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा वो आर्मी चीफ ने भी कुछ बोल दिया था इस बार। हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप फ्री स्पीच को ठोक रहे हैं जैसे पिछले सरकार ने किया था, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को चेतावनी दे रखी है। वैसे भी
यूनुस का जब से ट्रंप आया है, अगर कमला आती तो यूनुस के लिए बहुत अच्छा होता, पर जब से ट्रंप आया हुआ है उसने एक्चुअल में बांग्लादेश को इंडिया पे छोड़ दिया है। तो यूनुस का बहुत फटा पड़ा हुआ है, इसलिए वो बोल रहा है कि हमको अच्छे ताल्लुकात चाहिए। आज भी फिर से बीबीसी बांग्ला को उसने कल इंटरव्यू दिया है। तो उसकी बहुत फटी पड़ी हुई है, उसको पता नहीं है अब वो क्या करेगा। इलेक्शंस का क्या है मतलब? इलेक्शन तो वो करवाएगा नहीं, ये डिक्टेटर बना रहेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको पता है अगर इलेक्शन होता है तो शेख हसीना वापस आ जाएगी। हाँ ठीक है, इसको भी पता है, जमाते इस्लामी को भी पता है, और वो खालिदा जिया को भी पता है। तो इसीलिए वो इलेक्शन तो करवाएंगे नहीं। हमको सिस्टम, भाई सिस्टम क्या फिक्स करना है? अगर वो इतनी अनपॉपुलर थी, इलेक्शन लगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, सिस्टम ये भाई कौन सा बड़ा सिस्टम फिक्स करना है? इतना छोटा तो ईवीएम तो इस्तेमाल करता है नहीं, वोटर ये है, वो करने में तेरा कितना टाइम लग जाता है। तो ये सब इसका आप देखते रहिए। बांग्लादेश का जो आर्थिक स्थिति है वो इतना बुरा होए जा रहा है। उनका अभी तक क्या 10% उनका सेरामिक्स, 10% उनका टेक्सटाइल फॉल हो चुका है। वो एग्जैक्टली हमारे इसमें बढ़ चुका है 10%, 7-8% ऐसे कुछ बढ़ चुका है। सो यू आर सीइंग अ डायरेक्ट ट्रांसफरेंस। अब वो कितना देर तक ये सस्टेन कर पाएंगे? अभी तक आपने कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म सुना है इस बंदे को? नहीं, कुछ नहीं। अरे ये माइक्रो क्रेडिट वाला है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का रोहतक का सब ब्रांच का वो जो मूर्थल ढाबा है ना, मूर्थल में वो क्या अमरजीत ढाबा, अमरीक सुखदेव, हाँ अमरीक सुखदेव ढाबा, उसका साला मैनेजर था। माइक्रो फाइनेंस का फाइनेंस, और फिर आपने उसको बना दिया वर्ल्ड बैंक का चीफ। नोबेल प्राइज दे के हवा भर के एकदम कुछ भी। सो ये बंदा कर क्या सकता है? ये इकोनॉमिक्स तो जो मेरी मेंटोर थी इसमें जयश्री सेनगुप्ता, पब्लिक में तो बड़ी लेफ्टिस्ट थी, प्राइवेट में काफ़ी राइट विंग थी, मेरी ऑलमोस्ट सेकंड माँ की तरह थी दिल्ली में। उनके पति जी एमपी, राज्यसभा एमपी भी थे। वो बोलती थी देखो ये इकोनॉमिक्स इतना बकवास है ना, मैं कुछ भी अगर साबित करना चाहती हूँ बस एक मैथमेटिकल मॉडल बना दूंगी, बाकी सब इतने हैं, बस अल्फा बीटा थीटा करके इक्वल लगा दो, ये सिग्मा का साइन लगा दो, कुछ भी मान जाते हैं हरामजादे। और उन्होंने एक्चुअल में बोला, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ मेरे को मैं क्या कर रहा था, नहीं कोई रिग्रेशन, टेररिज्म फिगर्स की कोई रिग्रेशन करनी थी, और मेरा था भाई ये कैसे रिग्रेस, ये फिगर्स कैसे रिग्रेस कोशिश है, आ जा तू मैं तेरे को दिखाती हूँ। तो उन्होंने एक पूरा फॉर्मूला बना के दिखाया, ठीक है, और मैंने वो पेल भी दिया मंडे मॉर्निंग मीटिंग में। वाह वाह वाह, सब ताली बजा रहे मेरे लिए, और वो उधर बैठ के करके ये कर रही थी। तो इकोनॉमिक्स भी ना इतना ए नंबर का चूतिया है। देखो अगर एक इकोनॉमिस्ट गेट्स इट रॉन्ग, there are no consequences for him, which is why communism keeps getting it wrong everywhere and still keeps reinventing itself. हाँ, आ जाता। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक भी गलती की ना सीधा जेल जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। सो ये इसकी तरह है। तो मेरे को हमेशा जब मैं ये मोहम्मद यूनुस देखता हूँ ना, इसका सही अंदाज़ा मेरे को जयश्री मैम ही बोलती थी, क्योंकि वो बंगाल थी। वो बोलती थी এই রকমের মাংমরনি আমি জীবনে দেখিনি। মাংমরনি आप जानते हैं क्या होता है? तो वो सच में ये बोलती थी इसके बारे में, वो जानती थी इसको। एक और चीज जो पूछनी थी, ब्रिक्स वालों ने एक करेंसी पिछले साल दिखाया था, और ट्रम्प ने पूरा मतलब ऑल आउट जो अभी आया तो बोला वो करेंसी का नाम क्या था? मांगमोरनी लग तो, और उसने कि डॉलर को आप इंटरनेशनल ट्रेड से सब निकाल नहीं सकते हो। डॉलर की क्या मतलब कितनी अहमियत है और ये कैसे आया, थोड़ा ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, ये एक नोशनल वैल्यू होता है। आप जब समझते हैं कि ये असली में स्कैर्स है और ये अपना वैल्यू होल्ड कर सकता है,
और सब लोग इसे फिर मानना शुरू कर देते हैं, तो उसका वैल्यू बन जाता है। यानी कि सोना जो था, अगर आप रोम के टाइम पे सोना देखोगे, टोटल जो धरती पे सोना था वो बस एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरने के लेवल का सोना था पूरे दुनिया में। आज आपको पता है कितना सोना है पूरे दुनिया में? कितना? 2 ओलंपिक स्विमिंग पूल है। बस उतने से that is इतना it. ही अभी तक पहुंचा है। अभी तक, इन स्पाइट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड एवरीथिंग, गोल्ड इज सो स्केर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कि बस 2 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरने तक का सोना है आज, मतलब 2500-3000 सालों में हम डबल कर पाए प्रोडक्शन मैक्सिमम। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए रहेगा। आपको पता है रोम में 2000 साल पहले जितना सोना देना पड़ता था एक गाय के लिए, अगर आज हिंदुस्तान में आप गाय का एक दाम ले लो, उसी टाइप का गाय, अगर वो बैल है या गाय है और कितना दूध देता है, सोना टू सोना 2000 साल में 10% का भी इन्फ्लेशन नहीं हुआ। अच्छा। A cow in terms of gold costs the same as it did in the Roman Empire as it does today in India. ये गोल्ड का वो एक स्टैंडर्डाइज्ड है, क्योंकि एक उसका स्कैरसिटी असली का है, दूसरा सब उस स्कैरसिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, तीसरा सब उसको एक डिजायरेबल कमोडिटी मानते हैं, वो उसको लेने के लिए तैयार है। डॉलर ऐसे हुआ क्योंकि जब यूरोपियन करेंसीज जो थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने डेट में चला गया था यूरोप कि कोई भी यूरोपियन करेंसी स्टेबल नहीं हो पा रहा था, और उस टाइम पे करेंसी का बैकअप हमेशा गोल्ड होता था। यानी कि अगर आपके पास 100 टन गोल्ड है, आप इतना ही डॉलर प्रिंट करोगे, वो गोल्ड बैकिंग था। डॉलर बहुत ही स्टेबल था क्योंकि उनका इतना डेट शेट नहीं था उस टाइम। और फिर उन्होंने ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनका करेंसी गोल्ड डॉलर में ही था। तो उन्होंने सबको मनवाया कि गोल्ड का असली वैल्यू डॉलर ही दिखा सकता है रिलेटिवली इवन, क्योंकि ये पाउंड फ्रैंक मार्क जो है ये चढ़ता रहेगा नीचे। मैंने 100 डॉइच मार्क के लिए जितना सोना खरीदा था, कल शायद मेरे को 500 देना पड़े, यानी कि जो पैसा मेरे हाथ में है वो बहुत कम हो गया है। तो वो स्टेबिलिटी की वजह से जो $100 जितना खरीद सकता था, चांसेस आर कि 10-15 साल बाद भी उतना ही खरीद पाएगा। वो स्टेबिलिटी जो डॉलर देता था ना, वो जो इंटरफेस जो है, और सब उस इंटरफेस को मानते हैं कि ये स्टेबल है। ठीक है, तो डॉलर उस वजह से इधर आया। फिर क्या हुआ, इट नो लॉन्गर गेट्स पेग टू गोल्ड, इट इज नाउ पेग टू डेट, जो बहुत डेंजरस है। क्योंकि अगर एक दिन किसी ने बोल दिया कि भाई मैंने अपना डेट नहीं देने वाला हूँ, मैं बैंकरप्ट हूँ, जो करना है कर लो, अर्जेंटीना की तरह। अर्जेंटीना ने अपना डेट डिफॉल्ट कितनी बार किया है, किसी ने जाके उस पर हमला किया है अपना डेट निकालने के लिए। अगर आप अपना घर का लोन नहीं दे पाएंगे, गुंडे आ जाएंगे। पर इंटरनेशनली तो आप ऐसे कर नहीं सकते। अगर एक देश बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, आप जाके उधर उसके एसेट सीज नहीं कर सकते हैं, हो गया बस। सो अब अमेरिकन डॉलर पर भी ये दबाव आया क्योंकि इनका इतना डेट भरा पड़ा हुआ है। बट नाउ दैट ट्रम्प इज फिक्सिंग दैट डेट, और वो क्या करना चाहते हैं, फोर्ट नॉक्स जहां अमेरिका के गोल्ड रिजर्व है उसको जाके ही विल प्रॉब्ली ब्रिंग इट बैक टू अ गोल्ड थिंग। तो इसमें अगर आप देखोगे, क्रिप्टो इज इंपॉर्टेंट क्योंकि क्रिप्टो एक फाइनाइट करेंसी है। क्रिप्टो का प्रॉब्लम क्या है पता है, एक किस्म से बिटकॉइन आप कुछ चीजें करके ही बिटकॉइन ले सकते हैं, या तो बिटकॉइन खरीद सकते हैं या माइनिंग करके बिटकॉइन ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि ये स्कैर्स है, बट डिफरेंस क्या है गोल्ड और बिटकॉइन के बीच में? गोल्ड सबको ही मानता था कि ये बहुत वैल्यूएबल है, बिटकॉइन सबको ही नहीं मानता है कि ये वैल्यूएबल है। तो वो आपको माहौल जनरेट करना पड़ेगा कि सब इसको मान ले, और एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी रियली। बट इसमें अगर आप समझते हैं कि ये ब्रिक्स करेंसी या रुपी या युआन, ब्रिक्स करेंसी तो एकदम टट्टी है,
वो तो आप छोड़ ही दो। वैसे अगर आप गोबर उठाओगे ना, उसका ज़्यादा वैल्यू है, उसका तो कोई आप सुखा के उसको फिर चूल्हा पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको पानी में मिला के ईंट बना के घर बना सकते हैं, या अगर प्लास्टर की तरह फ्लोर पे लगाएंगे समर में काफ़ी कूल रहेगा। ब्रिक्स करेंसी का तो वो भी आप बस जला सकते हो और वो भी कार्साइनोजेन आपका कैंसर हो जाएगा, ठीक है, उसका भी लायक नहीं है वो। आप ये 5 इकोनॉमी देख लीजिए। ब्राज़ील हाईली मर्क्यूरियल इकोनॉमी, रशिया क्या इकोनॉमी, चाइना पूरा आर्टिफिशियली सस्टेन्ड इकोनॉमी, साउथ अफ्रीका तो भाई नाम के वास्ते उसको डाल दिया था क्योंकि अफ्रीका से कोई काले लोग चाहिए, सब गोरे थे या चीनी थे या भूरे थे, एक टोकन काला चाहिए था तो साउथ अफ्रीका को लगा दिया। इंडिया की इकोनॉमी क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी है प्राइमरली, सर्विसेज एग्रेरियन इकोनॉमी है। कैसे आप सस्टेन, आप दिस इज लाइक सेइंग इंडिया इज रेयर, चाइना इज रेयर। वो स्टेबिलिटी, कहाँ से स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे भाई? सो ये डी डॉलराइजेशन ना, ये मेरे एक पॉइंट पे तो डी डॉलराइजेशन होना है, पर मेरे लाइफ टाइम पे नहीं होने वाला है। अच्छा। अंतिम प्रश्न है, नोबेल पीस प्राइज कौन अधिक डिजर्व करता है, ट्रंप या ओबामा? देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके क्वेश्चन से ही, आपके प्रश्न से ही असहमत हूँ, क्योंकि नोबेल प्राइज पिछले 30-40 साल से सबसे बड़ी को दिया जाता है, तो उसके माथे पे टैटू होना चाहिए, सबसे बड़ा दिया, माँ दिया। उस कैलिबर से जरूर ओबामा को मिलना चाहिए था, क्योंकि उससे बड़ा कोई महाखंड था ही नहीं। बकवास बोलता था कि सूरज पूरब से आता है, पश्चिम में डूबता है, घास हरा है, पोप कैथलिक हैं, और लोग कहते वाह यार क्या बोल दिया यार, मेरे को पता ही नहीं था पोप कैथलिक था, तेरे को पता था पोप कैथलिक था? अच्छा ये घास ग्रीन था क्या? मेरे को तो लगता था ये लाल है भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई, ये क्या बंदा है यार, PhD है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, भाई वाह। तो जो ये नोबेल प्राइज देते हैं उन्होंने सोच समझ के महा को दे रखा है, जिस को मिलना था उसको मिल गया। मतलब if there was fairness in the world, Trump should have gotten it twice. First for the Abraham Accords, उसने ज्यादा पीस डील करवाए बिटवीन इजराइल एंड द नेबरहुड देन द प्रीवियस 15-20 प्रेसिडेंट्स बिफोर। इस बार भी वो कुछ चमत्कार करने वाला है, आप देखते रहो, कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा ही वो, पर उसको कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो भी इतिहास आपको सिखाता है महान था, वो मोस्ट प्रॉब्ली महान नहीं था। आपको याद है ना कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने ही बात करा करा के हमको उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पता है। अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते, जो इंडिक हिस्टोरियंस हैं, वो हमारी हिस्ट्री CBSE हिस्ट्री स्कूल में वो बस एक लाइन पे थे, देयर वाज अ मराठा रिवोल्ट अंडर शिवाजी and that was it was just one line. Aurangzeb, there was a whole chapter on Aurangzeb. चलिए सर, बहुत भी धन्यवाद आपका, पूरे इतने विस्तृत विषय पे हमने चर्चा की। आशा है आगे भी और ये वॉर भी एंड हो जाए, यूक्रेन वाला। मतलब क्या टाइमलाइन आपको लगता है आने वाले समय में? कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर ज़ेलेंस्की का भी समाधान हो जाए, पुतिन क्या मानेगा, कितना मानेगा? वो तो टेरिटरी तो छोड़ेगा नहीं, उसके इतने लोग वो टेरिटरी छोड़ेगा नहीं। और मैं ना आपको एक मैप देता हूँ, वो मैप ज़रूर आप जब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा डिस्प्ले कीजिएगा। यूक्रेन का जो 50% टेरिटरी है, 45% उसको लेनिन ने 1922 में ही दिया था। पूरा जो ड्नीपर रिवर का जो पूर्वी सेक्शन है, वो लेनिन का गिफ्ट है यूक्रेन को, प्लस पश्चिमी साइड पे ओडेसा एंड द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। फिर 1954 में क्रुश्चेव ने क्राइमिया उनको दे दिया। ये उनका टेरिटरी है ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना। तो पुतिन क्या मानेगा? 1954
1922 22 या उससे पहले। और अगर आप अपने रूसी माइनॉरिटीज़ को इक्वल शेयर देने के लिए नामंजूर करते हो तो वो पूरा ही लेके रहेगा। वो बोलेगा जहाँ भी रूसी मेजॉरिटी है वो रूस है। यूक्रेन मान पाएगा ऐसे? प्रॉब्लम क्या होगा उसमें कि टेक्निकली जो यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वो हंगरी और पोलैंड का पार्ट है, उसमें हंगेरियन और पोलिश मेजॉरिटीज़ हैं। हाँ हाँ। तो फिर वो पोलैंड अपना भाग जाएगा, हंगरी अपना भाग जाएगा, यूक्रेन बचेगा कितना तो यूक्रेन बचे। आपको पता है असली में जो यूक्रेन है, जो यूक्रेनियन यूक्रेन है, वो आज की यूक्रेन का बस 10% है। अच्छा, ये तो चीन टाइप सिचुएशन हो चीन टाइप सिचुएशन है। आसपास सब बोलो, तू भी, मंगोलिया भी मेरा, ताइवान भी मेरा, सिंगापुर भी मेरा, सब मेरा है। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु की श्रेय आप पे बनी रहे। बिल्कुल।